दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पांडास का यूज करके हम सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज में कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। और आज के वीडियो में उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है और इसके ऊपर कौन कौन से हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है पांडास में डेटा फ्रेम का यूज कैसे करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने देखा था, सीरीज में हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं, यानी कि आपके पास जो डेटा होता है वो या तो हॉरिजॉन्टली होता है या फिर वर्टिकली होता है, बट उसमें दोनों के दोनों एक्सेस हमारे पास नहीं होते। बट अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जो टेबुलर फॉर्म में है, यानी कि जिसमें रो भी है और कॉलम भी है, तो ऐसे डेटा पे जब आप प्रोसेसिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हम देख सकते हैं एक 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे 2 डायमेंशन होते हैं, यानी कि आपके रोज और कॉलम्स, जस्ट लाइक अ टेबल इन एसक्यूएल। इसमें आपको रो और कॉलम देखने मिलेंगे, दोनों का आपको एक नाम देखने मिलेगा, कॉलम का आपको इंडेक्स देखने मिलेगा एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलम इंडेक्सेस हैं स्टेट, ज्योग्राफिकल एरिया और एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। और इसी प्रकार से रो इंडेक्स देखें तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का जब आपके पास एक टेबुलर डेटा होता है, इस डेटा को हम मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो अब हम देखेंगे हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा पाइथन या पाइचार्म एंड आफ्टर ओपनिंग पाइथन अगेन मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर पांडास को और नमपाई को, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल देना होगा। फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ df1, यानी कि डेटा फ्रेम 1 इक्वल्स टू pd, क्योंकि ये पांडा से एक्सेस होगा, डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ आपको ये ध्यान रखना D और F कैपिटल होना चाहिए। और अगर इसे हम ब्लैंक कर लें और अब इस df1 को प्रिंट करवा के देखते हैं तो सिंपल मैंने लिखा प्रिंट df1। सिंपल आपको इतना ही कोड लिखना है। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपको आउटपुट में यहाँ पर देखने मिल जाएगा एम्प्टी डेटा फ्रेम, कॉलम्स ब्लैंक है और इंडेक्स भी ब्लैंक है। इस प्रकार से आप एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे आप एक numpy के थ्रू डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक एरे के थ्रू हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर द टाइमिंग मेरे पास यहाँ पर एक एरे है a1 इक्वल्स टू np डॉट एरे, और इस एरे के अंदर हम कुछ वैल्यूज इनपुट कर लेंगे। इस प्रकार मेरे पास यहाँ पर एक एरे है जिसमें हमने 3 वैल्यूज इंसर्ट कर ली, दैट इज 100, 200 एंड 300। और अब सिंपली मैंने डेटा फ्रेम के अंदर इस एरे को पास कर दिया। और अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो आप आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा 0, 1, 2, 3 रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं, बट कॉलम अभी भी एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं एक और एरे क्रिएट करूं दैट इज a2 इक्वल्स टू np डॉट एरे, और अब इस एरे के अंदर भी मैं कुछ वैल्यूज इनपुट कर लूंगा इस प्रकार से। और अब हम देखेंगे हम इन दोनों एरेज को एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर a1 में 3 वैल्यूज हैं और a2 में 4 वैल्यूज हैं। सिंपल मुझे यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने के लिए लिखना होगा a1, a2। और अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आउटपुट हम देख सकते हैं एक डेटा फ्रेम के अंदर। और जैसे हमने ये कोड लिखा हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एरर क्रिएट हो चुका है। एरर ये है कि आपके पास फर्स्ट एरे में 3 वैल्यूज हैं बट सेकंड एरे में 4 वैल्यूज हैं, और यहाँ पर ये जो कॉलम का नाम है ये प्रॉपर नहीं दे सकता। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास तो यही वैल्यूज है और इसी का एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं कोडिंग में। चेंजेस आर, हम सबसे पहले इसे एनक्लोज कर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अब हम आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 100, 200, 300 और लास्ट वैल्यू इज NaN, क्योंकि हमारे फर्स्ट एरे में सिर्फ 3 ही वैल्यूज थी तो फोर्थ वैल्यू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा NaN। और उसी प्रकार से सेकंड एरे की पूरी वैल्यूज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यही नहीं, आप चाहें तो इस कॉलम की हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल एक और एट्रीब्यूट यूज करना होगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा कॉलम कॉमा कॉलम्स। और अब आपको कॉलम का जो भी नाम देना है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और मैं इन चारों को नाम देना चाहूंगा ABCD, तो सिंपल यहाँ पर आप सिंगल कोट्स में लिख लें इस प्रकार से ABCD। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आपको आउटपुट देखने मिलेगा यहाँ पर रो नंबर ऑटोमेटिक है 0 and 1, बट हमारे कॉलम के जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं, दैट इज ABCD। इस प्रकार से आप 2, 3 जितने भी एरे आपके पास हैं आप उन सभी को कंबाइन कर सकते हैं। एक और एरे क्रिएट कर लेंगे a3 इक्वल्स टू np डॉट एरे। यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करा लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करा ली। और अब अगर आप चाहते हैं a3 भी इस डेटा फ्रेम के अंदर आ जाए तो सिंपली आपको यूज करना होगा कॉमा a3। और अब अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं एक और एरर जनरेट हो चुका है। उसका रीजन ये है a3 के अंदर मेरे पास 5 वैल्यूज हैं बट मैंने कॉलम में सिर्फ 4 ही नाम दिए हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक और नाम देना होगा, दैट इज कॉलम नंबर E। और अब अगर इसे हम रन करें तो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर
क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, दो नैन वैल्यूज आएंगी, सेकंड में हमारे पास एक नैन वैल्यू आएगी और लास्ट में 5 वैल्यूज हैं, तो पांचों की पांचों वैल्यूज हमें शो होंगी। इस प्रकार से आप इजिली n नंबर ऑफ एरेज को इजिली कंबाइन कर सकते हैं और एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ये है सेकंड तरीका एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। दूसरा तरीका एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का जो कि है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यानी आपके पास एक लिस्ट होगी डिक्शनरीज की और आप उसे भी कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ब्लैंक कर लूंगा और अब हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं नाम दे दूंगा LD। LD इक्वल्स टू, क्योंकि ये लिस्ट है तो ऑब्वियसली स्टार्ट होगी एक स्क्वायर ब्रैकेट से और ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, यानी बहुत सारी डिक्शनरीज का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। और एक डिक्शनरी बनाने के लिए एक की होगी और की के अकॉर्डिंग एक वैल्यू। इसी प्रकार से सेकंड की होगी B और सेकंड की वैल्यू होगी 20। तो ये होगी मेरे पास एक डिक्शनरी। इसी प्रकार से हम एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं 2 डिक्शनरीज और ये दोनों की दोनों डिक्शनरी जो है ये एक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम चाहें तो इसका भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मुझे डेटा फ्रेम के अंदर पास करना होगा इस LD वेरिएबल को। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। ABC अगेन फर्स्ट डिक्शनरी से A और B को पिक किया गया और थर्ड डिक्शनरी में से A, B और C तीनों को, इसलिए हमें तीनों के तीनों कॉलम्स देखने मिल जाएंगे और उन सभी की जो वैल्यूज हैं वो हमें देखने मिल जाएंगी। बट अगर मैं इस सेकंड डिक्शनरी में कॉलम या फिर की वैल्यू चेंज करूं, सपोज मैंने इसकी वैल्यू चेंज की D, E एंड F, अब हम देख सकते हैं दोनों डिक्शनरी में कोई भी की कॉमन नहीं है और इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। ABCDEF ये पूरे के पूरे की वैल्यूज आपके कॉलम बन जाएंगे और इनकी जो वैल्यूज हैं ये आपके रो में आपको देखने मिल जाएंगी। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20 एंड D की वैल्यू 15 एंड सो ऑन, यानी कि हर एक में आपको एक नैन वैल्यू देखने मिलेगी और एक वो वैल्यू जो वैल्यू आपने दी थी। और नेक्स्ट तरीका एक डिक्शनरी बनाने का है, दैट इज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। यहाँ पर था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अब हम यूज करेंगे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो अगेन मैं इस LD को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट तो मैं इसे नाम दे दूंगा DL। DL इक्वल्स टू, सबसे पहले क्योंकि ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है तो आएगा कर्ली ब्रैकेट और इस डिक्शनरी के अंदर हम बनाएंगे लिस्ट। बट बिफोर दैट सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम या फिर एक की होनी चाहिए, दैट इज मैं यहाँ पर बना लूंगा एक की स्टेट। और स्टेट के अंदर क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक लिस्ट का। पहला स्टेट है मेरा CG, सेकंड स्टेट इज MP, थर्ड स्टेट इज दिल्ली। इसी प्रकार से चौथा स्टेट हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे MH। तो हमारे पास ये एक डिक्शनरी बन चुकी है और इसी के अंदर हमने एक बनाई है लिस्ट। और अब क्योंकि ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल की और मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे या फिर एक और की क्रिएट करेंगे एंड दैट इज टोटल एरिया। टोटल एरिया हम सभी स्टेट्स का अभी के लिए एक रफ वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, सपोज 1500 स्क्वायर किलोमीटर, 2500 स्क्वायर किलोमीटर, 3500 स्क्वायर किलोमीटर एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम एक अंदाजन वैल्यू दे देंगे अगेन कॉमा और यहाँ पर हम एक थर्ड कॉलम क्रिएट करेंगे दैट इज VDF, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। और अगेन इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट होगी, चारों स्टेट्स की हमें एक यहाँ पर VDF एरिया देनी होगी। द टाइम बिंग यहाँ पर एक और एस्टिमेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 3 की है, दैट इज स्टेट, टोटल एरिया और VDF एरिया, और हर की के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 वैल्यूज अवेलेबल हैं। इसलिए मुझे इस DL को पास करना होगा डेटा फ्रेम के अंदर। और अब इसका आउटपुट अगर हम देखें तो हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। जितनी भी हमारी की हैं दैट इज स्टेट, टोटल एरिया और VDF एरिया, ये बन जाएंगे कॉलम्स और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब के सब होंगी हमारे रो की वैल्यूज और रो को नंबरिंग ऑटो नंबरिंग होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो कुछ इस प्रकार से आप इजिली एक टेबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। और अब जैसा कि हमने देखा एक डिक्शनरी के अंदर जो की है वो कॉलम बन चुके हैं, बट व्हाट इफ अगर आपको इन कॉलम की सीक्वेंसिंग चेंज करनी है, यानी कि स्टेट के बाद मैं देखना चाहता हूँ VDF एरिया और आखिरी में देखना चाहते हैं टोटल एरिया, तो वो काम आप कैसे करेंगे? सिंपल, आपको डेटा फ्रेम के अंदर कॉमा और इसके बाद आपको देने होंगे कॉलम के नेम। तो कॉलम के नेम है यहाँ पर सबसे पहला है स्टेट, मुझे स्टेट देखना है पहले। स्टेट के बाद मुझे देखना है VDF एरिया, तो हमने सिंपल लिख लिया यहाँ पर कॉमा, और थर्ड कॉलम मैं देखना चाहता हूँ दैट इज ऑफ टोटल एरिया। तो इस प्रकार से आप इनकी सीक्वेंसिंग को चेंज कर सकते हैं। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, अब देखेंगे यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका है, यानी कि इसकी आप सीरीज को चेंज कर सकते हैं। जिस कॉलम को आप पहले देखना चाहते हैं आप उसका नाम पहले लिख लें और जिस कॉलम को बाद में देखना चाहते हैं उसका नाम आप बाद में लिखें। इस प्रकार से आप इजीली डिक्शनरी का यूज करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो तरीका है वो है यूजिंग सीरीज, यानी अगर आपके पास सीरीज है और आप उस सीरीज का यूज करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। अगेन सबसे पहले मैं इस डेटा फ्रेम को क्लियर कर लूंगा। सीरीज 1 इक्वल्स टू, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज pd डॉट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कुछ वैल्यूज इनपुट करवा लेंगे और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दे देंगे इंडेक्स नंबरिंग कुछ इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगर मैं इसकी कॉपी बना लूँ, यानी कि एक और सीरीज होगी हमारे पास और इसका नाम हम दे देंगे दैट इज S2। S2 के अंदर वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, इसी प्रकार से इसका इंडेक्स। और अब अगर मैं इस डेटा फ्रेम के अंदर पास करता हूँ दैट इज माय फर्स्ट सीरीज S1, तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। जो कॉलम नंबर है वो ऑटोमेटिक होगा 0, इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो होंगी हमारे डेटा फ्रेम की वैल्यूज और जो इंडेक्स होगा वो हमारे रो का नाम होगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहें S1 और S2 इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। सिंपल आपको देना होगा एक स्क्वायर ब्रैकेट S1, S2। इस प्रकार से आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सी द आउटपुट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट ABCDE, क्योंकि दोनों के इंडेक्स कॉलम सेम है और दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट सीरीज में इंडेक्स A में लिखा हुआ है 1 और सेकेंड सीरीज के इंडेक्स A में लिखा हुआ है 11। तो इस प्रकार से हमें एक कॉमन आउटपुट देखने मिला। और अगर मैं इसके इंडेक्सिंग को चेंज कर दूं, इसका इंडेक्स नंबर है AB, इसका BC, इसका CD, EF और लास्ट का होगा EF एंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर चेंज कर लिए तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं 10 कॉलम, 5 फर्स्ट सीरीज के लिए और 5 कॉलम होंगे सेकेंड सीरीज के लिए। अब क्योंकि फर्स्ट सीरीज में इंडेक्स नंबर A है और सेकेंड सीरीज में A इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर देखने मिलेगा फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग नैन। इस प्रकार से हम इजीली दो सीरीज को तो कंबाइन कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है इंडेक्सिंग आपको किस प्रकार की रखनी है। सिक्स्थ तरीका जो एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का है वो होता है डिक्शनरी ऑफ सीरीज, यानी कि आपके पास एक डिक्शनरी है वो भी सीरीज की और आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। चलिए अब देखते हैं आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज का यूज करके एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। अगेन क्योंकि डिक्शनरी ऑफ सीरीज है मैं इसको नाम दे दूंगा DS इक्वल्स टू, और क्योंकि ये डिक्शनरी है तो हम देंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। और ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम देना होगा, स्टूडेंट के नाम के बाद कोलन, क्योंकि डिक्शनरी है तो अगेन ये जो नाम है ये होगा की और इसके अकॉर्डिंग हमें देनी होगी यहाँ पर वैल्यू, बट वैल्यू जो है वो आएंगी हमारी सीरीज से, तो अगेन हम यूज करेंगे यहाँ पर pd डॉट सीरीज। और सीरीज के अंदर अब इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं सबसे पहले हम वो एंटर कर लेंगे। तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं यहाँ पर मार्क्स इनपुट करूँ कुछ इस प्रकार से, और ये तीनों सब्जेक्ट्स कौन से हैं अब हमें वो बताना होगा, तो कॉमा करके आप यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स इक्वल्स टू इन तीनों सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डिक्शनरी के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है और अब अगर मैं इसे पास करूँ इन आवर डेटा फ्रेम, तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें देखने मिलता है स्टूडेंट का नाम और उसके अकॉर्डिंग ये जो तीनों सब्जेक्ट्स में इसे कितने मार्क्स मिले हैं ये डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ऐसे ही आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो आप सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यूज कर सकते हैं, कॉमा एंड एंटर। और इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं एक और स्टूडेंट का डेटा। यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग मैं इसे कॉपी कर लूंगा, इसमें हम नाम चेंज कर लेंगे, ये मार्क्स चेंज कर लेंगे और इंडेक्सिंग हम सेम रहने देंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास में वो सब के सब एक कॉमन एग्जाम देते हैं और सब्जेक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगेन एक और कॉपी बना लेंगे इसकी और इसमें भी हम कुछ चेंजेस कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास हैं 3 स्टूडेंट्स और इन तीनों के डेटा हमारे पास, और अगेन मैंने इसी DS को पास किया हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। और अब अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट यहाँ पर देखने मिल जाएगा तीनों स्टूडेंट्स और तीनों स्टूडेंट्स के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स। इस प्रकार से आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज का यूज करके इजिली अपने डेटा को एक बेहतर रूप में रख सकते हैं इन अ डेटा फ्रेम। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है इनकी जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम इनकी इंडेक्सिंग चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पर ये जो थर्ड स्टूडेंट है इसने एग्जाम दिया इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स का, और क्योंकि मैंने इसकी इंडेक्सिंग चेंज की और अब अगर आप इसका आउटपुट देखते हैं आपको आउटपुट देखने मिलेगा विजय के लिए इंग्लिश, हिंदी के तो मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं बट मैथ्स के मार्क्स अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार से इसके लिए फिजिक्स के मार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी जो 2 स्टूडेंट्स हैं उन दोनों ने सिर्फ मैथ्स का पेपर दिया था ना कि फिजिक्स का। इस प्रकार से आपको डेटा देखने मिल जाएगा अगर आप इंडेक्सिंग अलग करते हैं। अगेन मैं इंडेक्सिंग कर लूंगा सेम और इसका आउटपुट हम देखेंगे जो हमारा नॉर्मल आउटपुट था। नेक्स्ट इज सम फंक्शंस ऑन अ डेटा फ्रेम, यानी कि आप कुछ अलग अलग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं एक डेटा फ्रेम में। अब सपोज हमारे पास ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, हमें एक और कॉलम इसमें ऐड करना है
यानी कि हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिसका नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। आप चाहें तो अगेन इस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, बट अगर कोडिंग काफ़ी बड़ी है तो आपको ये पूरी डिक्शनरी सर्च करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कहीं पर भी यानी कि प्रोग्राम में किसी भी लाइन में जाकर इसमें आप एडिशन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट हम यूज़ करेंगे df1 स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मुझे एक और फोर्थ स्टूडेंट है हमारे पास, तो फोर्थ स्टूडेंट का हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ पर 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर लेंगे। और अब अगर आप आउटपुट देखें df1 का, आपको यहाँ पे आउटपुट में देखने मिल जाएगा फोर्थ स्टूडेंट यहाँ पर इजीली ऐड हो चुका है और उसके जो मार्क्स हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं जो हमारा फोर्थ स्टूडेंट है उसे सभी के सब्जेक्ट्स में फॉर द टाइम बिंग हमें प्रोवाइड करने हैं 65 मार्क्स, तो आप सिंपल एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया df1 विनय इक्वल्स टू 65, यानी कि विनय को तीनों सब्जेक्ट्स में 65 मिला है। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा। विनय के लिए तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स देखने मिलेंगे 65। तो इस प्रकार से आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट इज एडिंग अ रो इन अ डेटा फ्रेम, यानी अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अभी तक हमने देखा हमारे आउटपुट में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। बट अगर हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना है सपोज साइंस का, तो हम यहाँ पर इंडेक्स में भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ करेंगे अपने डेटा फ्रेम का नाम .loc से आप बता सकते हैं आपके रो में क्या ऐड करना है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर रो के नाम है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, उसके बाद होगा साइंस। और साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं, यानी हमें 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होंगी कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए साइंस में कितने मार्क्स मिले, उसी प्रकार से सेकंड स्टूडेंट को कितने मिले, थर्ड को, एंड फोर्थ स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, ओके, आउटपुट में हम देख सकते हैं एक एरर जनरेट हो चुका है क्योंकि मैंने जो एक नया कॉलम ऐड किया था वो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। यानी अब अगेन हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो मैंने दे दी 3 वैल्यूज़ और अगेन इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर एक फोर्थ रो ऐड हो चुका है और इन तीनों स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप एक रो को ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हिंदी में 0 हो जाए, उसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर df1.loc। LOC के बाद आपको देना होगा रो का नाम, मेरे रो का नाम है हिंदी और इसमें हम देना चाहते हैं 0, यानी कि हम यूज़ करेंगे df1.loc, उसके बाद आपके रो का नाम और इक्वल्स टू वैल्यू। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप देखेंगे हिंदी में सबके मार्क्स हो चुके हैं 0। ऐसे ही आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, सिंपल आपको यूज़ करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी मार्क्स आप देना चाहें। और इसे अगर हम एक बार और आउटपुट देखें तो आप आउटपुट देखेंगे अगेन हिंदी में सबकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑल द वैल्यूज़ टू 0, यानी अगर आप पूरे के पूरे टेबल को 0 करना चाहते हैं तो अगेन आपको यूज़ करना होगा df स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलन इक्वल्स टू 0, यानी कोलन के पहले हम देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू और उसके बाद देते हैं एंडिंग वैल्यू। हमने दोनों वैल्यूज़ नहीं दी और हमने लिखा इक्वल्स टू 0, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको 0 कर दिया जाए। तो आपको आउटपुट देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार से, सभी वैल्यूज़ जो है वो 0 हो चुकी हैं। अभी के लिए इस कोड को कर लेंगे रिमूव और हमारा ओरिजिनल आउटपुट देख लेंगे। ये है हमारा ओरिजिनल आउटपुट। इसी में अगर मैं एक और कॉलम ऐड करूँ अगेन फॉर हिंदी, जैसे कि हम देख सकते हैं df.loc हिंदी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ 10, 20 एंड 30, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक रो बना हुआ है हिंदी नाम से और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक और रो ऐड हो जाए हिंदी नाम से, बट उसमें वैल्यूज़ चेंज है। तो अब हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पर इसने ओवर राइटिंग कर ली है, यानी कि पहले वाले रो की जो वैल्यूज़ है उसे हटा दिया है और जो न्यू रो है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर मैं इसे भी रिमूव करूँ और एक बार और आउटपुट देखें, अगेन काम वही होगा क्योंकि ये लास्ट लाइन ऑफ कोड थी, इसलिए हमेशा इसे सबसे पहले ही रखा जाएगा और उसकी जो वैल्यूज़ है वो ही यूज़ की जाएंगी हमारे थ्रू आउट द डेटा फ्रेम में। द नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट अ रो। अगर आपको एक पर्टिकुलर रो डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा आप एक रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अब देखेंगे आप एक रो कैसे डिलीट कर सकते हैं। फॉर दैट आप यूज़ करेंगे df1 इक्वल्स टू df1.drop। ड्रॉप के बाद आपको बताना होगा उस की वैल्यू या फिर उस रो का नाम जिसे आपको ड्रॉप करना है। अगर मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ मैथ्स को तो मुझे यूज़ करना होगा मैथ्स कॉमा के बाद आपको बताना होगा ये कौन से एक्सिस में है। रो हमेशा होता है एक्सिस 0 में, तो हम यूज़ करेंगे एक्सिस इक्वल्स टू 0। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स जो है वो हट चुका है। तो इसी प्रकार से काम करेगा कॉलम। अगर कॉलम आपको डिलीट करना होगा तो सबसे पहले आपको कॉलम का नाम देना होगा।
जैसे यहाँ पर मैं अमर की डिटेल्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लूँगा नाम अमर, और क्योंकि कॉलम है तो एक्सेस होगा 1। और इसे भी अगर हम आउटपुट में देखें तो कुछ इस प्रकार से अब आपको आउटपुट देखने मिलेगा, अमर की जो डिटेल्स है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। इस प्रकार से आप एक रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 कॉलम्स या 2 रो होंगे जिनका नाम सेम होगा और आप यूज करते हैं df1.drop, तो ऑटोमेटिकली उन दोनों को ये एक साथ डिलीट करेगा विदाउट द कंसेंट कि उन दोनों में वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। इसलिए आपको जब भी आप डिलीट करें ये ध्यान रखना है कि आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम एक डेटा फ्रेम पर अप्लाई करेंगे दैट इज रीनेमिंग। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इंग्लिश की जगह टाइप हो सब्जेक्ट 1, हिंदी की जगह सब्जेक्ट 2, मैथ्स की जगह सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन, तो वो काम आप कैसे करेंगे, यानी कि रो को रीनेम आप कैसे करेंगे। फॉर दैट मैं यहाँ पर यूज करूंगा df1 इक्वल्स टू df1 डॉट रीनेम, और रीनेम के अंदर आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी फॉर न्यू नेम्स। अगेन हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब सबसे पहले आपको देना होगा पुराना नाम जो कि है इंग्लिश, और इंग्लिश की जगह मैं चाहता हूँ प्रिंट हो सब्जेक्ट 1। इसी प्रकार से सेकंड इज हिंदी, और हिंदी की जगह मैं चाहता हूँ प्रिंट हो सब्जेक्ट 2। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं जल्दी से कोडिंग कर लूँगा। यहाँ पर मैंने चारों सब्जेक्ट्स के लिए एक नया नाम दे दिया है दैट इज सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। कॉमा के बाद अब हम देंगे एक्सेस। ऑब्वियसली हमें चेंज करना है रो को, एक्सेस इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स, यानी कि हमारा जो इंडेक्स एक्सेस है हमें उसे चेंज करना है। और अब अगर आप इसका आउटपुट देखें, अब आउटपुट में आपको देखने मिल जाएगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ना कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइंस। इस प्रकार से आप एक रो के नाम को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट रीनेम फंक्शन। और सेम रूल एप्लीकेबल होगा एक कॉलम के नेम को चेंज करने के लिए। तो इसी को मैं कर लूंगा कॉपी पेस्ट, df1 डॉट रीनेम। आपको सिंपली यहाँ पर यूज करना होगा कॉलम का इंडेक्स। जैसे मेरे केस में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में नाम है शैलेंद्र, हमने वो नाम दे दिया, और इसकी जगह मुझे प्रिंट करना है स्टूडेंट 1। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे और इसकी जगह प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट 2। इन द सेम वे स्टूडेंट 3 के लिए भी डिटेल्स चेंज कर लेंगे हम। अगेन एक्सेस, अब हम यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स नहीं लिख सकते क्योंकि इंडेक्सिंग होती है हमेशा रो की, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम्स। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो अब देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट के नाम हट चुके हैं और उनकी जगह आ चुका है यहाँ पर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं रीनेमिंग अ रो और रीनेमिंग अ कॉलम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं, एक डेटा फ्रेम को आप फाइल से कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं एंड सो ऑन। आई होप आपको आज के वीडियो में कुछ नया और कुछ यूजफुल सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।